नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के महान सम्राट पोरस का इतिहास। वैसे तो पोरस का जिक्र इतिहास के पन्नों में बहुत कम सुनने को मिलता है। पोरस भारत के एक महान राजा थे जिन्हें पुरु के नाम से भी जाना जाता था। उनका राज्यकाल 340 से 315 ईसा पूर्व माना जाता है। पोरस का साम्राज्य पंजाब से झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। यह दोनों नदी वर्तमान समय में पाकिस्तान देश का हिस्सा है। चूँकि पोरस को लेकर अधिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी वंशावली को लेकर स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। कई भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि वे महान योद्धा चंद्रवंशी राजा यताई के बेटे पोरवा के वंश से थे। भागवत पुराण और महाभारत में यताई का जिक्र मिलता है। पोरस का उत्तराधिकारी मल्लकेतु था, जो पोरस के भाई का पोता था। पोरस का जन्म पंजाब की पृष्ठभूमि में हुआ था और आजीवन वह उसी क्षेत्र में रहते थे। पोरस के पुत्र झेलम नदी के उत्तरीय क्षेत्र में सिकंदर की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। झेलम नदी के किनारे हुए हाइस्पेस युद्ध में सिकंदर जीता था या पोरस, इस बात पर मतभेद है। कुछ इतिहासकार दोनों के बीच संधि होने की बात कहते हैं। भारत देश पर यूनानी राजा सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। राजगद्दी पर 13 वर्ष राज्य करने के बाद पोरस का सामना सिकंदर से युद्धभूमि में हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, सिकंदर दुनिया जीत लेना चाहता था और इसी इरादे से उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तक का सफर तय किया था। तक्षशिला पर उस समय अंबी नामक राजा का शासन था। उसने बिना प्रतिक्रमण किए सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, बल्कि उल्टा सिकंदर का भव्य स्वागत किया गया और सोना चांदी उपहार स्वरूप उसे भेंट में दिया गया था। अब सिकंदर का अगला लक्ष्य पौरव राष्ट्र था। अपनी 32,000 सैनिकों की विशाल सेना लिए वह झेलम नदी की ओर रुख करता है। नदी की दूसरी ओर अब उसका सामना एक ऐसे महावीर से था जो हार का स्वाद ही नहीं जानता था और आत्मविश्वास से भरपूर था। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस के पास यह संदेशा भिजवाया कि वह भी राजा अंबी की तरह बिना युद्ध किए समर्पण कर दे। राजा पोरस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिकंदर को चुनौती दी और कहा कि अब हमारा सामना रणभूमि में होगा। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया झेलम का यह युद्ध बहुत भीषण और विनाशकारी था। दोनों सेनाओं के अनगिनत सैनिक मारे गए और घायल हुए। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस की सेना में करीब 3,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 300 रथ योद्धा थे। इसके अलावा उनके पास 100 हाथियों की फौज थी जो सामने आने वाली हर चीज को कुचल देते थे। माना जाता है कि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस युद्ध के लिए उसने 35 से 40,000 लड़ाकू मकदूनियाई सैनिक प्रयोग किए थे जो घातक हथियारों से लैस थे। सिकंदर के घुड़सवारों की संख्या लगभग 5,000 थी। सिकंदर की सेना में हाथी नहीं थे। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस की सेना से 3 से 4 गुना बड़ी थी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने रात के समय पोरस पर हमला किया।
अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया और अचानक से बारिश के कारण सेना का मनोबल और भी टूट गया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कीचड़ में धंसते जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, पर अंत में सिकंदर की जीत हुई। अचानक मौसम बिगड़ने के कारण वह अधिक देर तक नहीं लड़ सके। इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत में और आगे नहीं बढ़ पाया। माना जाता है कि पोरस की बहादुरी देखकर और हाथियों के भय से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसका एक कारण मगध की विशाल सेना को भी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने पोरस के साथ समझौता कर लिया और उसे मित्र बना लिया, परंतु यह बात सच है, इसकी कोई पुष्टि नहीं मिलती। उसी तरह राजा पोरस की मृत्यु का असली कारण आज तक कोई नहीं जानता। इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु विषकन्या द्वारा हुई थी, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि सिकंदर के खास सेनानायक ने पोरस का कत्ल कर दिया था। कुछ इतिहासकार तो यह भी सत्य ठहराते हैं कि चाणक्य ने पोरस की हत्या करवा दी थी ताकि वह आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार में बाधा न बन सके, परंतु उनकी मृत्यु का असल कारण आज तक कोई नहीं जानता।